गति देकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 को साकार करने में साबित होगा अहम पड़ाव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। सरदार पटेल की जयंती पर बोले पीएम मोदी, कांग्रेस की वजह से पाक के कब्जे में गया कश्मीर का हिस्सा। पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर हो हमारा। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। पटेल चौक पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा ने दी श्रद्धांजलि। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का संकल्प पत्र जारी, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, 1 करोड़ नौकरी का किया वादा, 4 नए शहरों में मेट्रो जैसे किए बड़े ऐलान। मोकामा में आरजेडी नेता की दिन दहाड़े हत्या, अनंत सिंह पर एफआईआर, 18 घंटे बाद पोस्टमार्टम के लिए रांची हुआ परिवार। बाहुबली को फांसी दो के नारे लगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भाग लेंगे पीएम मोदी। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा महोत्सव। पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं होंगी। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी करेंगे उद्घाटन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में भाग लेंगे पीएम मोदी। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर यह महोत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं रहेंगी, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में पीएम मोदी भाग लेंगे। राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर यह महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं होंगी। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी उद्घाटन पीएम करेंगे। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन दल एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जिसमें एनडीए ने जनता से कई बड़े बड़े वादे किए। संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों ने मिलकर वादा किया है कि अगर बिहार में फिर से सरकार आती है तो 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे। कौशल जनगणना करके कौशल आधारित रोजगार दिया जाएगा और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे। एनडीए का प्लान है कि बिहार में मेगा स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाए। इतना ही नहीं, एनडीए के घोषणा पत्र के तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार
तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी। लेकिन 21वीं सदी में दुनिया में बिहार का क्या महत्व हो सकता है और बिहार के युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसान को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण संकल्प हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से बिहार की जनता को समर्पित किया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसके साथ ही कई बड़े बड़े वादे किए हैं इस घोषणा पत्र में। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। साथ ही पटेल चौक पर वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर देश के महानुभावों द्वारा पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पटेल चौक पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि देते हुए सभी लोगों ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया और उनको नमन किया। भारत की एकता और अखंडता का संकल्प भी लिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी श्रद्धांजलि देकर सरदार पटेल के विचारों को याद किया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सरदार पटेल एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने अपने अटूट संकल्प, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से देश के एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया। इस प्रकार कई राजनेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए लौह पुरुष को नमन किया। सहयोगी पिंटू के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। देश के आयरन मैन और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष रूप से शिरकत की और एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के आयरन मैन और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसके तहत दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष रूप से शिरकत की और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मनसुख मांडविया, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कई सांसद और दिल्ली कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत सभी गणमान्य लोगों ने एकता की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों और युवाओं ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को एकता की शपथ दिलाई। एक और तो आजादी के आंदोलन में बैरिस्टर की प्रैक्टिस छोड़कर महात्मा गांधी के आह्वान को स्वीकार कर सरदार पटेल ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, मगर उनकी नेतृत्व क्षमता तब मालूम पड़ी जब 1928 में
किसानों को जो अन्याय होता था, इसमें बारडोली सत्याग्रह हुआ। गुजरात के दक्षिणी छोर पर बारडोली सत्याग्रह जब हुआ, तब सभी लोग मानते थे कि अंग्रेज नहीं झुकेगा। सरदार साहब के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन शुरू किया और देखते देखते एक छोटे से कस्बे में फैला हुआ वो आंदोलन देश भर के किसानों का आंदोलन बनकर रह गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भारत के वर्तमान मानचित्र के निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका अतुलनीय है। अगर सरदार पटेल ना होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। गृह मंत्री ने इस मौके पर युवाओं से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे के संदेश को आगे बढ़ाने की अपील भी की। और अंततोगत्वा अंग्रेजों ने किसानों की बात माननी पड़ी और उसी आंदोलन को लेकर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम लिया और वहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बने। आजादी के बाद अंग्रेजों ने देश को 562 छोटी बड़ी रियासतों में बांटने का काम किया। देश और दुनिया में सभी लोग चिंतित थे कि 562 रियासतों में बटा हुआ भारत किस प्रकार से एक अखंड भारत बन सकता है। बहरहाल राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित रन फॉर यूनिटी ने एक बार फिर से देशवासियों को सरदार पटेल के योगदान और उनकी एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को याद दिलाया है। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में लोगों ने इस दिन को एकता और समर्पण की भावना के साथ मनाया। सहयोगी पिंटू के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर नारनौद के एसडीएम विकास यादव ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया और सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। नारनौद एसडीएम विकास यादव ने कहा कि रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्र के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का विशेष योगदान था और उन्होंने देश को एक करने का काम किया था। इस कार्यक्रम में लगभग 300 के आसपास स्कूली बच्चे, नारनौद के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। जैसे आपको पता है 31 अक्टूबर जो है रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, उनके जो योगदान है राष्ट्र के निर्माण के हेतु। तो आज हमारे नारनौद उपमंडल में भी एक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि करीबन 300-400 बच्चों ने और जो अपने क्षेत्र के ग्रामीणों ने और नगरवासियों ने भाग लिया। देखिए, वैसे तो बच्चे जहाँ पर भी शामिल हो जाते हैं वहाँ पे उत्साह का जो एक स्तर है वो तो बढ़ ही जाता है, और उसमें हमारे जो वरिष्ठ गण हैं, अपने मोजिज व्यक्ति हैं, उनके शामिल होने से जो है एक जनसंपर्क के रूप में और एक जो है लोगों की सहभागिता के रूप में एक अलग प्रकार का लेवल जो है इवेंट को मिल जाता है। बहुत बढ़िया आयोजन था। लौह पुरुष के बारे में आज याद किया जा रहा है। सभी लोगों में उत्तेजना है, बहुत बच्चों में खासकर हम देख रहे हैं, और यही हम चाह रहे थे कि बच्चों को भी याद आए ये चीजें कि महापुरुष के बारे में आज ज्ञान है। 150वीं जयंती मनाई जा रही है, बड़ा उत्साह है लोगों में। बहुत बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल में पहुंचे हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने युवाओं से गलत तरीके से विदेश न जाने की अपील की है। उन्होंने ये कहा है कि विदेश में अक्सर हमारे लोग मेहनत और मजदूरी के काम करते हैं, लेकिन वहां की परिस्थितियां ठीक नहीं होती और कई बार उन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा बेइज्जत भी किया जाता है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रयासरत है और इसलिए अपनी जान को जोखिम डालकर परिवार को परेशान करना उचित बात नहीं है। के माध्यम से विदेश में मत जाएं। आप जानते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अगर कुछ लोग सही सलामत पहुंच जाते हैं तो वहाँ की सरकारें फिर उनको बेइज्जत करके वहाँ से निकालती हैं। इससे अपने देश पर भी खतरा पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमारे लोग वहाँ जाके मजदूरी और अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं।
तो वहाँ के भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, हमारे लोग जो रहते हैं वहाँ पर मिले, वरना अपना रोजगार करके भी किया जा सकता है। जो मदद जितना ज़्यादा हो सके सरकार लगी हुई है। मैं तो सभी से निवेदन करूँगा कि अपने परिवार को जोखिम में डाल के, पीछे परिवार आपका किसी प्रकार का जोखिम उठाए, ऐसा कर ना जाएं। पीछे आपका परिवार है जिसमें बड़ी दिक्कत आती है। और आजकल का माहौल आप देख रहे हैं कि कंट्रीज़, जो अलग कंट्रीज हैं, वो वहाँ से सबको बाहर भेजने का, उन्हीं के प्रांत, उन्हीं के देशों में भेजने का काम कर रहे हैं। और किस हालातों में भेजते हैं वो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। नवंबर सन 2000 अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ जिसने 25 साल में विभिन्न क्षेत्रों में की उल्लेखनीय प्रगति, जीडीपी 6 लाख करोड़ से अधिक, बजट आकार 1,65,000 करोड़ तक, पावर सरप्लस स्टेट का तमगा, देश में धान का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य, एम्स, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, बेरोजगारी दर घटकर 2.5%, गांव-गांव में पक्की सड़कों का जाल, रायपुर सहित 4 नए एयरपोर्ट, 15 मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल 6 से बढ़कर 27, नई औद्योगिक विकास नीति से छत्तीसगढ़ को 7.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव, नवा रायपुर जहां स्थापित हो रहा है देश का प्रथम एआई डेटा सेंटर पार्क, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण, नक्सल मुक्त प्रदेश बनने की ओर तेजी से अग्रसर, नियद नेल्लानार, बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसी पहल से बस्तर के विकास और विश्वास को नई दिशा, देश का प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य, खाद्य सुरक्षा का पीडीएस मॉडल किया जिसे पूरे देश ने सराहा, विश्वविद्यालय 4 से बढ़कर 26, महाविद्यालय 116 से बढ़कर 335, धान खरीदी के आंकड़े 5 लाख मैट्रिक टन से अब 149 लाख मैट्रिक टन तक। ये 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में हुए स्वर्णिम बदलाव की वो गाथा है जो अनवरत जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ महतारी का अंचल हमेशा समृद्ध रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार देर रात सीलमपुर इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की एक वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी। इस हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा। घटना सीलमपुर के जामा मस्जिद इलाके की है, जहां देर रात करीब 11 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत जगप्रवेश चंद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 22 वर्षीय मिसबाह के रूप में हुई है, जो जाफराबाद की गली नंबर 7 का निवासी था। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेर लिया है। मामले की जाँच की जा रही है।
डीसीपी नॉर्थ ईस्ट आशीष मिश्रा के मुताबिक घटनास्थल से कई खोखे बरामद हुए हैं। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार मिसबाह जामा मस्जिद चौक पर कॉफी पीने आया था और जैसे ही वह कार की ओर लौटा उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक मिसबाह के शरीर के अंदर दर्जन भर से ज्यादा गोलियां लगी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक का आपराधिक इतिहास भी था। उस पर हत्या के प्रयास, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामले दर्ज थे। शुरुआती जांच में पुलिस इसे गैंगवार या पुरानी रंजिश से जोड़ रही है। बता दें कि कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये घटना एक बार फिर से सवाल खड़ा करती है, आखिर राजधानी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? बहरहाल पुलिस आरोपियों की पहचान में लग गई है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।